हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्री। और ये इस इंडस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। आप सब जानते हैं पिछले कुछ सीरीज में हमने एग्रीकल्चर, फिस्कल सिस्टम, टैक्सेशन और भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किए, लाइक फॉर एग्जांपल बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन। तो हमारा मेजर इकोनॉमिक्स लगभग कंप्लीट होने की राह पर है। मतलब अप्रोक्सीमेटली इंडस्ट्री को मिला के हमारा 80 to 85% ऑफ द इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बस थोड़े बहुत फ्रिंजेस टॉपिक बचेंगे, लाइक डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये सब चीजें हम कंप्लीट करके फाइनली अपना इकोनॉमिक्स की सीरीज का एंड करेंगे। फाइन। अब इस सीरीज में हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब इंडस्ट्री में हमें ये सब चीजें पढ़ना है। इंडस्ट्री इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बस यहाँ पर हमें ये जानना है कि इंडस्ट्री में कितने पार्ट्स होते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और ये सब चीजें क्या होती हैं, कि कौन सा ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। फिर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो मतलब जॉबलेस इकोनॉमी क्यों कहा जाता है। फिर जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने कौन सी पॉलिसी कैसे अडॉप्ट की। फिर इसके बाद हमें ये भी जानना है कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज फेल कर गई। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करवाने के लिए। फिर अभी जो नए कुछ इनिशिएटिव है, लाइक एमएसएमईज है, मुद्रा है, एसईजेड है, एनआईएमजेड है, ये सब क्या है। फिर फाइनली एट द एंड 1991 की जो लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी, एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम कहते हैं, वो पढ़ना, उसके इम्पैक्ट पढ़ना। मतलब आप कह सकते हैं हम 3 से 4 लेक्चर में ट्राई करेंगे इंडस्ट्रीज को जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, काफी लोग इंडस्ट्रीज पढ़ना प्रेफर नहीं करते। मतलब इंडस्ट्रीज को मतलब जानते भी नहीं कि इंडस्ट्रीज भी ऐसा कुछ सेपरेटली पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इंडस्ट्री अलग से सेपरेटली नहीं पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आप क्या हमारे सारे के 3 से 4 लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, जो भी बनेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या मतलब नेक्स्ट थिंग क्या की जा सकती है लेक्चर में। मैंने मतलब इसके बाद जो हमारी पीपीटीज प्रोवाइड होंगी, ठीक है, मतलब जो हमारे नोट्स प्रोवाइड होंगे उनको आप रीड कर सकते हैं। बस इतना ही आप कर लेंगे तो आपके इंडस्ट्री से मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। बाकी जो करंट अफेयर सब्स्टिट्यूट करना वो तो आपको करना ही पड़ेगा। फाइन। सो स्टैटिक के लिए आप यहाँ पर इसका फायदा उठा ही सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो मैं आपको सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी बता चुका हूं। मेजर 3 सेक्टर की बात कर रहा हूं, क्वार्टर इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं। पहला मैंने आपको एग्रीकल्चर बताया था, दूसरा मैंने आपको इंडस्ट्री बताया था, और तीसरा मैंने आपको बताया था सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब बारी है इंडस्ट्रीज पढ़ने की। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा पार्ट आता है माइनिंग, और तीसरा पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये तीनों बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो, माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, ये काफी ज्यादा जॉब प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है इनमें सबसे ज्यादा जॉब क्या प्रोवाइड करवाती होगी? वो कंस्ट्रक्शन होगा, माइनिंग होगा, या मैन्युफैक्चरिंग होगा? देखो, इसका रियल आंसर होगा, मतलब जो ओरिजिनल आंसर होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट बिकॉज कि माइनिंग में ना जब से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आई है और जब से मतलब ये सब जो ह्यूमन जो डेथ होती थी उनको हटा के अब वहां पर इंडस्ट्री मतलब दैट मींस मशीन स्टैब्लिश कर दी गई है। ठीक है, और फ्यूचर में ऐसा लग रहा है जब रोबोट से आके ये माइनिंग वाला काम करेंगे। फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो आप सब जानते हैं काफी इंडस्ट्रीज काम कर रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी है, मतलब दैट मींस मशीन्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका भी स्कोप कम हो गया, मतलब यहाँ दोनों जगह मशीन्स बहुत ज्यादा काम करने लगी है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अभी तक ह्यूमन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए जो ह्यूमन है, दैट मीन्स ह्यूमन के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। ठीक है, मतलब लेबर इंटेंसिव पार्ट है इंडस्ट्रीज का। और हमारी जीडीपी में जिस तरह एग्रीकल्चर 14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, 17% अकॉर्डिंग टू जीवीए। ठीक है, इसी तरह हमारे यहाँ इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट करती है अप्रोक्सीमेटली 26%। ठीक है, इंडस्ट्री 26% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सर्विस सेक्टर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है? कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 66%। फाइन, याद रखना। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जस्ट बिकॉज कि आपकी जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग ही है जो आपको जॉब प्रोवाइड करवाएगी। मतलब यही एक अच्छी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब प्रोवाइड होगी तो आपको कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहेगा, तो आपकी लगातार जो इकोनॉमी है वो बढ़ती जाएगी, परचेसिंग पावर बढ़ती जाएगी, मतलब इकोनॉमी एक अच्छे हालात में रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूट ओनली अबाउट 15 to 16%। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 16% ही कॉन्ट्रीब्यूट करती है। बल्कि हम चाइना या फिर अमेरिका, नॉट अबाउट अमेरिका तो काफी अब मतलब सर्विस सेक्टर में जा चुका है, बट चाइना जैसी कंट्री जो कि इंडिया के बराबर है, मतलब इंडिया से बहुत आगे है, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है, उनके यहाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो दैट मीन शेयर है वो मोर देन 40% है। मतलब अभी ऐसा प्रेजेंटली कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 50% पहुंच चुका है, इसलिए चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पर इतनी जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहां पर जॉब बहुत ही इजीली मिल जाती है, लोग एटलीस्ट वहां मरते नहीं है, भले लेबर वाली जॉब नहीं, लेकिन एटलीस्ट लोग मर तो नहीं रहे। यहाँ पर तो जॉब की प्रॉब्लम है, फैक्ट्रीज नहीं है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है। अब हमें यहाँ पर जानना होगा कि यहाँ इंडिया में जॉब्स कम क्यों रहती है। देखिए, अब जॉब्स कम क्यों रहती है, अब हमारे आप सब जानते हैं कि
1950s के आसपास, ठीक है, 1950s के आसपास हमारे नेहरू जी ने नई पॉलिसी इजाद की थी जिसमें हमने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया। ठीक है, हमने बोला था कि हम हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेंगे, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की जाएगी। एग्रीकल्चर को हमने अपना प्राइमरी सेक्टर नहीं रखा, मतलब जो हमें प्राइम मतलब मूविंग फोर्स थी वो हमने किसको बनाया, इंडस्ट्रीज को बनाया इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर। फाइन। तो अब लेकिन क्या हुआ, 1917-80s में बहुत करप्शन होने लगा, मतलब जो इंडस्ट्रीज थी एक तरीके से डूबना चालू हो गई, सोशलिस्ट ट्रेंड था हमारी इकोनॉमी का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब हमें मूव तो क्या करना था कि हमें अपने जो मतलब एग्रीकल्चर दैट मीन्स इंडस्ट्रीज उसको पीक पे ले जाना था, लेकिन हम उसे पीक पे नहीं ले जा पाए। उसकी जगह हमारे यहाँ 1991 में बीओपी क्राइसिस आ जाती है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास बिल्कुल भी फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचता है, और उसके लिए हमें जाना पड़ता है आईएमएफ के पास। आईएमएफ बोलता है कि जब हम आपको लोन तो देंगे लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि आपको हमारी कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है ठीक है चलो बताओ, तो वो लोग बोलते हैं कि आपको लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में क्या रहता है कि आपको अपना पूरा जो सेक्टर रहता है वो खोलना पड़ता है। पहले जब हमने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस किया तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, आयरन स्टील और जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो सब सिर्फ गवर्नमेंट डेवलप करेगी। ठीक है, यही रीजन था जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन करती गई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचते थे, बहुत जगह इधर उधर खर्च करना पड़ता था और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत कबाड़ा टाइप का चल रहा था। ठीक है, तो फिर फाइनली अब 1991 में आईएमएफ ने बोला कि सर आप अपनी इंडस्ट्रीज खोल दो, मतलब आप सिर्फ आप गवर्नमेंट डेवलप नहीं करेगी, हम भी मतलब बाहर से प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे वो भी डेवलप करेंगे, हमें तो पैसे की जरूरत थी तो अब हमें खोलना ही पड़ा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम इंडस्ट्री को ढंग से डेवलप नहीं कर पाए और उसकी जगह सर्विस सेक्टर में मूव कर गए। ठीक है, इंडस्ट्री की जगह कहाँ मूव कर गए, हम सर्विस सेक्टर में मूव कर गए। अब सर्विस सेक्टर में मूव करने से क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर जो है वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर नहीं है, मतलब जैसे जिस तरह एग्रीकल्चर में क्या होता है कि लगातार प्रोडक्शन गिर जाता है, उसी तरह इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन दैट मींस लेबर्स को मिलता है मौका, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज पीक पे पहुंच ही नहीं पाई, और उससे पहले हमें आईएमएफ की कंडीशन के अंदर हमें क्या सर्विस सेक्टर में मूव करना पड़ा। अब जब हम सर्विस सेक्टर में मूव कर गए तो सर्विस सेक्टर में पता चला कि भैया यहाँ पर ज्यादा लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप खुद ही सोचिए सर्विस सेक्टर में क्या लेबर की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अब एक 10-20 बंदों का काम जो पहले मुंशी लोग बैठ के करते थे अब वो कंप्यूटर ही कर देता है, तो वहां पर सर्विस सेक्टर में कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और ऊपर से ये जो सर्विस सेक्टर की जो पैसे रहते हैं, मतलब जो सर्विस सेक्टर रहता है वो कभी भी मतलब स्टेबल नहीं रहता किसी भी इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल अभी हमारा सर्विस सेक्टर इतना अच्छा क्यों है एज कंपेयर टू, अगर आप देखें हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज के बराबर का है, मतलब वो तो डेवलप्ड और हम डेवलपिंग इसके बाद भी हमारा सर्विस सेक्टर इतना डेवलप है। उसका रीजन ये है जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ लेबर चीप है। ठीक है, लेबर चीप है, लेबर चीप होने की वजह से क्या होता है कि बहुत ही आराम से लेबर लोग तो सस्ते में भी जॉब करने को तैयार। फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स की बात करें, आजकल इंजीनियर्स 15-15 हजार में भी अपने आप को रखने को तैयार हो जाए, मतलब आप बोलते हैं 15 के भी दे दो तो वी आर रेडी टू ऑफर यू सब जॉब्स। ठीक है, सो इस टाइप से कुछ काम चल रहा है, मतलब सर्विस चीप थी, मतलब हमारा लेबर चीप था, इसकी हमारा सर्विस सेक्टर बहुत जल्दी डेवलप कर गया। और सर्विस सेक्टर लेबर इंटेंसिव नहीं है बिकॉज यहाँ पर ज्यादा काम किसके द्वारा किया जाता है, मशीन के द्वारा किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सोचो 66% सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कुछ तो जॉब बची होंगी ना। हाँ जी, जॉब तो बची है, लेकिन अब ये जॉब बची है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड पर्सन के द्वारा दैट मीन्स फिलअप की जा सकती है, मतलब जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज हो और ये सब थोड़ी बहुत स्किल हो। ठीक है, अब आप सब जानते हैं इंडिया में तो इतनी स्किल है नहीं, सब बेचारे गरीब लोग हैं, कुछ ज्यादा खाना पीने को भी था नहीं। अब क्या करें, मतलब यहाँ पर मतलब ये लोग सर्विस सेक्टर में आ भी नहीं पाए, इंडस्ट्री डेवलप हो नहीं पाई, और एग्रीकल्चर में लोग रुक नहीं सकते बिकॉज एग्रीकल्चर में प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्या हुआ, ग्रोथ तो हुई, मतलब सर्विस सेक्टर ने अच्छी पकड़ पकड़ी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो सर्विस सेक्टर ने पकड़ पकड़ी इसमें जो एम्प्लॉयमेंट कम से कम मिली, बिकॉज यहाँ पर लोगों के पास ना ही क्या बोलते हैं स्किल नहीं थी, स्किल मतलब कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी, ये सब नहीं था, जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई तो वहां पर लेबर जा नहीं पाए, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, जॉबलेस इकोनॉमी या जॉबलेस ग्रोथ इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में जॉब्स ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाई, इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, जॉबलेस इकोनॉमी। फाइन, अब हम चलते हैं और समझते हैं कि हमारे यहाँ जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या सिचुएशन थी जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी अडॉप्ट की। फाइन, देखो अब मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि जो जितनी भी फैक्ट्रीज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद डेवलप करेगी, तो इसके कुछ रीजंस होंगे। ठीक है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की जो सिनेरियो समझेंगे उसके बाद ही हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या क्या रीजन थे, देखो सबसे पहली बात तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, उससे पहले आपको दो इकोनॉमी समझनी पड़ेगी। एक इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और दूसरी इकोनॉमी होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या रहता है, जो मार्केट रहता है वो रन किया जाता है किसके द्वारा, दैट मीन्स डिमांड सप्लाई के द्वारा, मतलब यहाँ पर जो सरकार है वो कोई रोल प्ले नहीं करेगी, मतलब सिर्फ वो जो मतलब कोई भी प्रोडक्ट किसी ने बनाया वो मार्केट में लॉन्च करे, उसकी अगर डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, उसकी डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस कम होगा। इस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है, यहाँ पर स्टेट का कोई रोल नहीं होता। और दूसरी इकोनॉमी होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कौन प्रमोट कर रहा था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा था यूएसए, और सोशलिस्ट इकोनॉमी को कौन प्रमोट कर रहा था? यूएसएसआर, मतलब हमारा सोवियत यूनियन, ठीक है। सो यूएसएसआर प्रमोट कर रहा था सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या रहता है कि पूरा जो भी प्रोडक्शन रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जो भी रहता है वो स्टेट कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने कोई चीज बनाई तो स्टेट डिसाइड करेगा कि आप कितने में बेचोगे। वहां पर क्या था कि अगर डिमांड ज्यादा है तो पैसा ज्यादा है, और डिमांड कम है तो पैसा कम है, लेकिन यहाँ पर स्टेट डिसाइड करेगा कि क्या बिकना चाहिए क्या नहीं बिकना चाहिए। तो हमने क्या किया, ना तो हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कंप्लीटली अडॉप्ट की, ना ही हमने दैट मीन्स जो सोशलिस्ट इकोनॉमी उसको अडॉप्ट किया। हमने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की, मतलब कि सोशलिस्ट का मिक्सचर प्लस कैपिटलिस्ट का मिक्सचर। अब सोशलिस्ट का मिक्सचर मतलब कि बहुत सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे कि किसका क्या प्राइस रहेगा, और कुछ चीजों का प्राइस कौन डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी किसने अपनाई थी? फ्रांस ने अपनाई थी, याद रखना, ठीक है। फिर हम आगे मूव करते हैं, समझते हैं कि इंडिया में मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से जो स्टेट था उसने मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा मतलब इंडस्ट्रीज को अपने अंदर रखने की कोशिश की। मतलब देखो, जब हमारे यहाँ डिसाइड हुआ कि चलो अब स्टेट मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी रखेंगे, अब बात ये आई कि मिक्स्ड इकोनॉमी में किसका वेटेज ज्यादा रहेगा, कैपिटलिस्ट वालों का कि स्टेट का। तो स्टेट ने डिसाइड किया कि हमारा जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा रहेगा। वो हमारा वेटेज सबसे ज्यादा क्यों रहेगा? जस्ट बिकॉज कि देखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी हमारे यहाँ इतना बड़ा अभी इन्वेस्टर था नहीं कि मतलब आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप करे। मुश्किल से 1 या 2 आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप थी, मतलब उस टाइम पे जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, और साथ ही साथ ऐसा कोई था भी नहीं जो इतनी सारी इंडस्ट्री डेवलप कर सके, ठीक है, पहला रीजन। उसके बाद दूसरा ये रीजन ये था कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे वो लोग मतलब ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है ना, कोर इंडस्ट्री लाइक आयरन स्टील कोल, ये सब इंडस्ट्रीज में वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे। क्यों? जस्ट बिकॉज वहां पर गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग था। गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग था मतलब ये है कि वहां पर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में 5 से 10 साल लगता था, फिर उससे प्रॉफिट कमाने में 5 से 7 साल लगता था। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 10 से 15 साल लग जाता प्राइवेट इन्वेस्टर को पैसे कमाने में, लेकिन किसी के पास इतना पैसा था नहीं और कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था कि नहीं यार हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे, सीधा क्या है कोई कंज्यूमर गुड की इंडस्ट्री डालो। कंज्यूमर गुड की इंडस्ट्री मतलब कुछ जूते चप्पल स्टेशनरी बनाओ, वहां पर जल्दी बन जाता है, पैसे भी बड़े जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट जल्दी हो जाता है। तो उन्होंने ये सोचा। अब मतलब गवर्नमेंट के लिए आप समझ सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मतलब कुछ और किया जाए। गवर्नमेंट के पास सीधे सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि सिंपल सा हम ही अब इंडस्ट्री को डेवलप करें। तो फाइनली एट द एंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडस्ट्रीज को हम ही डेवलप करेंगे। और लेकिन गवर्नमेंट ने फिर प्राइवेट इन्वेस्टर क्यों अलाउ किए? देखो, गवर्नमेंट ने प्राइवेट इन्वेस्टर से अलाउ किए कि जो कंज्यूमर गुड्स थे, फॉर एग्जांपल जूते चप्पल स्टेशनरी, इन सब पे कंज्यूम मतलब इन सब के लिए इनके पास पैसे थे और लोग इंटरेस्टेड भी थे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप उस सेक्टर में चलिए, लेकिन जो मेजर पार्ट रहेगा, जो स्ट्रेटेजी सेक्टर, वो हमारे पास रहेगा। और गवर्नमेंट ने इसलिए भी प्राइवेट इन्वेस्टर को अलाउ किया था जस्ट बिकॉज कि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब जो लॉयर थे उस टाइम के, मतलब पंडित नेहरू जैसे लोग जिन्होंने पॉलिसी डेवलप की, क्या उनके पास कोई एक्सपर्टीज होगी इंडस्ट्री चलाने की? नो चांस। तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ ऊपर से जो उस टाइम के सिविल सर्वेंट्स उनके पास भी कोई नॉलेज नहीं थी इंडस्ट्री चलाने की, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व करते थे। तो इसलिए यहाँ पर हमने प्राइवेट इन्वेस्टर को भी रखा, क्योंकि हम इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रख सके और आराम से मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर का हेल्प ले सके, ठीक है, एक्सपर्टीज की वजह से। तो इस पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कुछ इस तरीके से हमने अपनी इंडस्ट्री डेवलप की। लेकिन हमारी इंडस्ट्री, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, डेवलप नहीं हो पाई। उसके कुछ रीजंस थे जो कि हम जानते हैं कि क्या क्या रीजंस थे। रीजंस बड़े सिंपल थे। तो व्हाट है तो रीजन बड़े मतलब वो थे सिंपल, जैसे कि जो उस टाइम पे मिनिस्ट्रीज बनी, आप जानते हैं शुरू के 10-15 साल मिनिस्टर्स बड़े अच्छे थे, ठीक है, बड़े फ्रीडम फाइटर टाइप के थे। लेकिन जैसे ही मतलब ये कास्ट पॉलिटिक्स ये सब चालू हुई, तो उस टाइम पे ये लोग अपने फायदे के लिए लगातार इंडस्ट्रीज में क्या करने लगे, इंटरफेरेंस करना चालू कर दिए कि इसे जॉब दो, इसे जॉब दो, ये मेरे खानदान वाला है, ये मेरी जात वाला है, मेरी रिलीजन वाला है, मेरे धर्म वाला है। इन सबको जॉब देने के चक्कर में इंडस्ट्रीज का जो बेमतलब का खर्चा जगह जगह होने लगा, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस इंटरफेरेंस कर रही थी मिनिस्ट्रीज, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। ऊपर से क्या था कि यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर ना प्राइवेट कंट्रोल नहीं था, किसका कंट्रोल था? स्टेट का कंट्रोल था। मतलब ब्यूरोक्रेट चलाएंगे, मतलब आईएएस लोग चलाएंगे, आईएएस आईपीएस लोग चलाएंगे हमारी इंडस्ट्रीज। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे रेड टैपिज्म की प्रॉब्लम होने लगी। रेड टैपिज्म मतलब होता है कि फाइल के ऊपर फाइल जमा होने लगी। अब जानते हो कि आईएएस लोग की जॉब फिक्स है, तो सोचते थे क्यों आज फाइल देखूं, कल देखूंगा। अब वो उसके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे फाइल जमती गई, जिसकी वजह से जो डिसीजन लेने होते थे इंडस्ट्रीज में वो लेट लिए गए। अब लेट डिसीजन लिए गए तो प्रोडक्शन भी लेट चालू हुआ, जिसकी वजह से लगातार इंडस्ट्रीज डिक्लाइन करती गई। और साथ ही साथ जो लीडरशिप थी ना उस टाइम पे इनएफिशिएंट नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब ब्यूरोक्रेट्स दे वर नॉट एट ऑल रेडी टू टेक द लीडरशिप ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, बट दे वर गिवन, एंड एज दे वर गिवन सो देयर वाज नो चांस कि ये लोग सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। बट तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन आता है कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो उस टाइम पे इकोनॉमी थी क्लोज टाइप की इकोनॉमी थी। मतलब हम किसी भी इन्वेस्टर को इंडिया में आके इंडस्ट्री सेटअप करने नहीं देते थे, मतलब स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, फॉर एग्जांपल आयरन स्टील इन सब में
कोल में सबको सेटअप करने नहीं देते थे, सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी कोका कोला की अगर आपको फैक्ट्री लगानी तो लगाने दिया करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो इंडस्ट्री थी ना इनको कंपटीशन नहीं मिलता था। आप सब जानते हैं अगर आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा तो आप समझेंगे हाँ यार मैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है, और ऑटोमेटिकली आपकी इफिशियंसी ना कम होती जाएगी। ये तो जॉब्स भी यहाँ पर आईएएस लोगों की फिक्स थी कि आप कुछ करो ना करो आपकी जॉब फिक्स है, और यहाँ पर कुछ कंपटीशन भी नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग की इफिशियंसी भी नहीं बढ़ रही थी। इसके बाद एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि मतलब जैसे ब्रिटिश लोग क्या कर गए थे, ब्रिटिश लोग सिर्फ वहीं पर फैक्ट्रीज डेवलप कर गए थे जहां पर उन्हें लगता था कि फैक्ट्री चलेंगी। फॉर एग्जांपल गुजरात में फैक्ट्रीज डेवलप कर गए, मुंबई में चल करके गए, कोलकाता में कुछ करके गए, लेकिन वो लोग वहां पर फैक्ट्री डेवलप करके नहीं गए जहां पर करना चाहिए था, बिकॉज उन्हें पता था वहां पर कोई एडवांटेज नहीं है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, मध्य प्रदेश में यहाँ पर फैक्ट्रीज डेवलप नहीं की, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ मिलना ही नहीं था, कि यहाँ पर कुछ मिनरल्स ही नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सबका डेवलपमेंट देखना था ना। तो गवर्नमेंट ने जब यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाना चालू किया तो यहाँ पर किसी भी चीज की फैसिलिटी नहीं थी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, पानी नहीं था, मिनरल्स बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को अब डेवलपमेंट तो पूरा इक्वली डेवलपमेंट करना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फंस गई। मतलब अब जहां पर इतना खर्चा होने लगा कि गवर्नमेंट सोची थी कि एक टाइम आएगा ये इंडस्ट्रीज हमें पैसा देंगी, लेकिन इतना खर्चा होने लगा इस सब इंडस्ट्री के ऊपर कि गवर्नमेंट को खुद को पैसा लगाना पड़ा इस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। ठीक है, तो लोकेशनल डिसएडवांटेज था, बिकॉज वहां पर चीज अच्छे से नहीं मिलती थी। इसके बाद आप सब जानते हैं कि लगातार मतलब गवर्नमेंट ने जॉब्स प्रोवाइड करवाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लो। गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो हमारे अलाउड नहीं थी, तो बाकी जॉब्स मिलती नहीं थी, और कुछ प्राइवेट का उतना चलन भी नहीं था हमारे यहाँ। तो लगातार गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए यही फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती गई, और एक टाइम पे इतनी एक्सेस एम्प्लॉयमेंट हो गई कि सैलरीज का बर्डन बढ़ने लगा। मतलब लोग कुछ काम भी नहीं करते और सैलरीज भी उन लोग को देनी पड़ी, इस टाइप की कंडीशन हो गई थी। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोबारा इंडस्ट्रीज फेल होना चालू हो गई, और मतलब बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद करके रखी थी। गवर्नमेंट सिर्फ अपने जेब से इन्वेस्टमेंट लगा रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, और गवर्नमेंट को बाहर से बोरो करना पड़ रहा था। ठीक है, बोरो करना पड़ रहा था, तो आप समझ ही सकते हैं कि बाद में चुकाना भी पड़ता, और इंडस्ट्रीज तो कुछ रिटर्न दे ही नहीं रही थी, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे थे। तो इस तरीके से पूरा मतलब लॉस एंड लॉस चल रहा था, और फाइनली एट द एंड करप्शन तो इंडियन इंडस्ट्रीज में था ही। ठीक है, नो डाउट कि इंडियन इंडस्ट्रीज में बहुत करप्शन था, जिसकी वजह से हमारी जो यही सब रीजन थे जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज थी फेल कर गई, और हमारी इंडस्ट्रीज को कुछ ज्यादा मतलब अच्छा जितना एक्सपेक्ट था उतना कर नहीं पाई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्रीज फेल कर गई तो हमने बंद कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ने रिवाइव किया अपनी इंडस्ट्रीज को, और आज हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज की मतलब ग्लोबल मार्केट में बहुत जगह कॉम्पीट कर रही है कुछ विदेश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ। और कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइव करवाया वो हम जानेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। टिल दैट टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।